मैंने आपको कहा क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी कि 1 लाख इक्विटी शेयर थे, 20 ईच था, प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर था, अमाउंट कॉल्ड अप था। अगर अमाउंट कॉल्ड अप शब्द आएगा तो क्या होगा, देखिए। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 20 प्लस 10% 2 होगा। तो एप्लीकेशन कितने की बनने वाली है आपकी? दिस इज 4। अलॉटमेंट कितने की बनने वाली है आपके पास? ये लिखा है 6। और कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप। तो कितना बनेगा? 6 + 2। फर्स्ट कॉल कितने की बनेगी आपके पास? 3 की। तो फाइनल कॉल कितने की बनेगी? पहले 10 और 3 13 और 7। दिस इज योर बाइफर्केशन। कितने लोगों का बाइफर्केशन ठीक था, बताइए। अगर बाइफर्केशन ठीक है तो क्वेश्चन ठीक है, फिर तो क्वेश्चन करने में कोई देर ही नहीं है। हुआ कुछ नहीं हुआ। नरेशंस नहीं लिख रहे हैं, नरेशंस नहीं लिखेंगे। अमाउंट के लिए फुटबॉल मैदान जितना अमाउंट छोड़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बैड। फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आई जस्ट रीड इट आउट। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नॉट राइटिंग इट, क्योंकि इससे आगे का काम करेंगे तो बहुत रूटीन सी चीज है। अगली एंट्री, बातें नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, कितना? 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू 8 लाख से। मैं अलॉटमेंट की एंट्री लिख देता हूँ क्योंकि उसको करने में लोगों को तकलीफ होती है। नंबर 3 एंट्री जो बनती है, चलो पहली एंट्री बोली हम लोगों ने, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी कितना? 1 लाख इंटू कितना हो गया? 2। 1 लाख इंटू 4, सॉरी। कैसे? पब्लिक सब्सक्राइबर कितना है? नहीं सॉरी, कंपनी ने तो इशू 50,000 शेयर करे थे, लेकिन कंपनी ने 48,000 है, बिल्कुल सही। 48,000 बन जाएगा। तो क्या करेंगे इधर? ये दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 48,000 इंटू 4 बन जाएगा। कितना बनेगा? 1,92,000, ऐसे। और हमने इसको यहाँ पर बाई डिवाइड कर दिया, और यहाँ भी 1,92,000। नरेशन अभी नहीं लिख रहा मैं आपके पास। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितने से? 192 से ही बनेगा। 192 से ही बनना है। आई एम नॉट राइटिंग नरेशन अगेन। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, दैट इज व्हाट? 48,000 इंटू कितने से करना है? 8 से करना है। कितना बनेगा? 3,84,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 48,000 इंटू कितना बन रहा है? 6 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो कितने से बन रहा है? 48,000 इंटू 2। तो टोटल कितना हो गया ये? 90। व्हाट इज दिस वैल्यू? 2,88,000, ऐसे। नरेशन क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट ड्यू हो गया या नंबर नेक्स्ट एंट्री 4, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो कितने से हो जाएगा? 3,84,000। कोई डिफॉल्टर नहीं है, पूरा पैसा मिल गया, 3,84,000। और ये नरेशन हो चली। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, दैट विल बी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने से होने वाली है? 48,000 इंटू कितना? 3। व्हाट इज द वैल्यू? 1,44,000। 1,44,000। नरेशन लिख दिया, फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी है तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने से? 1,44,000 मिल गया, कोई डिफॉल्टर नहीं है, 144। डन। फाइनल कॉल की एंट्री कर दी क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने से? और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? दिस इज 48,000 इंटू, ये 48,000 इंटू कितना कर रहे हैं? यहाँ देखिए आप, दिस वैल्यू इज ऑफ 7,000। तो यूल राइट 7,000 मल्टीप्लाई करके कितना आया? 3 लाख
36,000, 3,36,000। और यहाँ आपका हो गया। और नंबर 8 पैसा लेने की बारी है तो क्या कर दिया, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल दैट विल बी ऑफ कितना, 3,36,000, 3,36,000, एंड दैट्स ऑल। आई एम नॉट राइटिंग नरेशन बट यू हैव टू राइट द नरेशन। क्वेश्चन इज डन। कितने लोग ठीक कर पाए इसको? क्या हुआ था? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा क्या हुआ था? तुम्हारा क्या हुआ था? जिसकी गलती होगी वो अलॉटमेंट की गलती होगी सबसे पहले। और अलॉटमेंट में कुछ ऐसा था ही नहीं, बार बार आपको समझाया गया कि बाइफरकेशन करिए, कि बाइफरकेशन ये रहा ये। व्हेन यू मेक अलॉटमेंट डेबिट देन यू विल मेक विद 8 टोटल विद प्रीमियम। शेयर कैपिटल अलग, प्रीमियम अलग। ठीक है, बाकी लोग कर पाए? बाकी लोग ठीक कर पाए? हाँ, ठीक है जी। दिस इज योर क्वेश्चन हियर। ये था। ऑनलाइन में कोई कर पाया इसे ठीक से? यस सर। ये हो गया। अगर आपका कोई डाउट है इसी क्वेश्चन में? नहीं, अभी 11th में नहीं आ रहा मैं अभी। आई एम नॉट कमिंग टू 11th। 11th का बाइफरकेशन में बता देता हूँ आपको। तो क्या था 11th का बाइफरकेशन, कि ऑथराइज टू इशू 1 लाख शेयर्स, और अमाउंट पेबल था एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर ये। तो मतलब देखिए आपका टोटल कितना पैसा आपके पास है यहाँ पर, 10, 10 + 5 है ऐसे। व्हाट इज ऑन एप्लीकेशन, इट सेज एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर कितना बोला इसने, 8, 4 टूवर्ड्स फेस वैल्यू, 4 + 4। अगर 8 है पूरा और 4 फेस वैल्यू, फेस मतलब नॉमिनल वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू, ये 10 रुपए वाली वैल्यू उसमें से, तो हो गया 4। फर्स्ट कॉल में क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, 3 ऑन फर्स्ट कॉल टूवर्ड नॉमिनल वैल्यू, 3 नॉमिनल वैल्यू की बचा बचा फाइनल कॉल। अब मुझे बताइए, 1 रुपए का प्रीमियम बच गया है, बच गया, तो क्या करेंगे, +1। और 4 2 6 और 3 9, 1 रुपए का क्या बच गया, फेस वैल्यू। तो 1 + 1 बनेगा। तो कहाँ करूंगा मैं ऐड? कोई जगह बच रही है? जब ये खुद कह रहा है कि ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल टुवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू, यानी जो 3 रुपए वो नॉमिनल वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम मंगाया नहीं। तो बचता क्या है फिर हमारे पास? अगर वो कहता क्या, अगर वो क्या कहता कि भाई अगर हमने हम इन्फेक्शन है फिर भी हाथ लगा रही हो, अगर वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट कॉल पर ₹3 टुवर्ड्स फेस वैल्यू है, अगर वो कहता फर्स्ट कॉल पे रुक जाइए, अगर वो कहता 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, इसमें से ₹1 टुवर्ड्स द फेस वैल्यू, तो 1 + 2 हो जाता। ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है। पूरा का पूरा 3 रुपए किसकी तरफ है, फेस वैल्यू की तरफ है। तो बच जाएगा 1 + 1, वो कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। मतलब अब आगे क्वेश्चन उसी तरीके से है। अब पहले एक नया कंसेप्ट सीख लीजिएंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लिख तो रखा, फिर क्या करूं, बढ़िया हो गया फिर तो। 11 को देखो ना, यहाँ भी तो लिखा है, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल अलॉन्ग विथ प्रीमियम, लिख तो रखा, तो हो गया। हाँ तो हो सकता है ना, तो 12th पे आएंगे, अभी आएंगे, रुक जाओ पहले। क्या समझ नहीं आया बताइए? फेस वैल्यू ये होती है, ये दिस इज फेस वैल्यू, इसी को नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 8 रुपया आपको मिल रहा है, जिसमें 4 रुपया आपका फेस वैल्यू है, तो 4 रुपया शेयर कैपिटल के नाम का, तो बचा हुआ 4 रुपया किस चीज का, प्रीमियम का। और प्रीमियम 5 रुपए का है, उस रेंज के अंदर भी आता है। अब 1 रुपए का प्रीमियम रह गया, और फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है नहीं, तो कह रहा है फाइनल कॉल में विद प्रीमियम है, तो बचा नहीं भी कहता तो भी बचा हुआ पैसा किस जगह जाता, वो फाइनल कॉल में जाता, विद प्रीमियम जाता। अगर फर्स्ट कॉल तक प्रीमियम पूरा हो जाता तो फाइनल कॉल तो विदाउट प्रीमियम जाता ना फिर। वैसा कुछ है नहीं, सो हो गया। इसका आप एंट्री कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इसके बाद एंट्री तो मैं नहीं कर रहा। अब आइए जरा नया चीज सीखते हैं यहाँ पर। नया चीज क्या सीखना है हमको, सीखना है कि बैलेंस शीट कंपनी की कैसे बनती है, बैलेंस शीट किस तरह से शो होगी वो हमें देखना है, ठीक है। जब हमने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था पहली या दूसरी क्लास में, तब बताया था, दोस्त वर ऑनलाइन उन्हें दिख रहा होगा ये सब कुछ।
कैन यू सी दिस यस सर। ऑल ऑफ यू? आप ही की बुक का पेज नंबर मैंने क्या कर रखा है, स्कैन करके अपने पास रखा है। पेज नंबर इज 8.17। ये कहता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा। तो ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल दिखाया जाएगा। अभी मैं पूरी बैलेंस शीट बताने वाला हूँ कि पूरी बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें आती। आज की क्लास का एजेंडा ये पूरी बैलेंस शीट का रहेगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, उसके आगे लिखेंगे नोट नंबर, और फिर ये नोट नंबर के अंदर क्या आएगा, याद करो फ्लो चार्ट। ऑथराइज कैपिटल, अगर इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, फिर इशूड कैपिटल, इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, फिर सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल के बाद क्या, सब्सक्राइब्ड एंड क्या, फुली पेड अप। और सब्सक्राइब्ड एंड क्या, नॉट फुली पेड अप। ऐसे शेयर्स जिनमें पूरा पैसा मिल गया था उन्हें बोलते हैं फुली पेड अप, और जिनमें पैसा पूरा नहीं मिला उन्हें बोलते हैं नॉन फुली पेड अप। थोड़ा और आगे चलते हैं। जो नॉट फुली पेड अप होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें कॉस्ट एरियर होती है, याद किया था, फ्लो चार्ट है, याद करिए वो होता है। और उसके बाद फॉरफिटेड शेयर आप बाद में पढ़ते हैं, और काम खत्म हो गया, यही बनता है आपका। ये कैसे बनता है, पूरी बैलेंस शीट में कैसे जाता है, उसकी प्रैक्टिस अब अभी हम करेंगे, लेकिन पहले बैलेंस शीट को पढ़ना शुरू करते हैं कैसे करके। देखिए आपके सामने आ रहा है। बैलेंस शीट के दो टाइप होते हैं। ये जो बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल बैलेंस शीट जो होती है आपके पास, वो कौन सी वाली होती है, वो जो आपने पार्टनरशिप में, वो जो आपने कहाँ पढ़ी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप में बचपन में पढ़ी थी। कैसे वाली, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या होता था, लायबिलिटी, फिर अमाउंट, फिर क्या होता था, एसेट्स, फिर अमाउंट। ऐसे वाली वर्टिकल फॉर्म में, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है इस तरफ, पर्टिकुलर। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट में पर्टिकुलर नहीं देखा था आपने, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, यहाँ है बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट ऑफ विमान एंटरप्राइजेस या विमान लिमिटेड एज एट, और मेन हेड्स है यहाँ पर, या ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट भी लिख सकते थे हम लोग। तो क्या क्या निकल कर आया देखिए जरा ध्यान से। पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर है, करंट ईयर की फिगर, और प्रीवियस ईयर की फिगर। ठीक है। बैलेंस शीट जब भी आप देखेंगे, कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट देखेंगे, पब्लिश बैलेंस शीट देखेंगे, उसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर आएगा आपके पास। जो थर्ड बुक आपने देखी होगी, उनमें कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसे ही दिखता है, पिछले साल का, इस साल का। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में, आप इस वाले को क्या कर देंगे, इस वाले को इग्नोर कर देंगे, इसको नहीं लिखना है आपने। आप इस वाले को लेके चलेंगे, करंट ईयर की फिगर्स लेके चलेंगे, रुपीज में लेके चलेंगे, है ना। रिपोर्टिंग पीरियड, दिस कुड बी क्वार्टरली, दिस कुड बी आफ्टर 6 months, दिस कुड बी आफ्टर 9 month, दिस कुड बी एनुअल, दिस कुड बी कंसोलिडेटेड एज वेल। मान लिया जाए किसी कंपनी के अलग अलग सेगमेंट हैं, जैसे मैं बोलूँ कि गोदरेज है, उसका इलेक्ट्रिकल आइटम्स का सेगमेंट अलग है, शैम्पू एफएमसीजी का सेगमेंट अलग है, प्रॉपर्टी का, गोदरेज प्रॉपर्टी का अलग है, और एक और उनके पास आता है रेफ्रिजरेटर वगैरह, एयर कंडीशन वगैरह का, वैसा वाला। तो जब ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, आपके पास सेगमेंट रिपोर्टिंग आएगी, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आएगा आपके पास 12th में, उसमें अलग अलग सेगमेंट की बात करते हैं, बैलेंस शीट इसी फॉर्म में दिखती है उसकी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मतलब ये लायबिलिटी साइड है, और थोड़ा नीचे चलेंगे तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर एसेट साइड दिखेगा। ठीक है जी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे आपके पास, कि बैलेंस शीट चाहे कोई भी हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर यही होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या होगा, लायबिलिटीज, ऐसे करके। लायबिलिटीज के दो कंपोनेंट दिखेंगे आपको, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एसेट्स के दो कंपोनेंट दिखेंगे आपको, क्या, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। फिर ये नॉन करंट की बाइफर्केशन, फिर नॉन करंट एसेट्स के बाइफर्केशन। शेयर कैपिटल जो है, कैपिटल, इस कैपिटल को कंपनीज एक्ट में क्या नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड। पार्टनरशिप में इसे शेयर कैपिटल बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में से कैपिटल बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कैपिटल बोलेंगे, लेकिन कंपनी के केस में से शेयर होल्डर फंड बोला जाता है। बहुत कुछ जुड़ता है इसके अंदर। क्या क्या जुड़ता है, ये हम, जब हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपके सामने सीखा था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा था, कैपिटल एम्प्लॉयड करना सिखाया था, पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का करंट, रिजर्व्स, सरप्लस, रिटर्न ऑफ लॉसेस माइनस होते थे, नॉन ट्रेड एसेट्स माइनस होती थी, है ना, ओल्ड गुडविल माइनस होती थी, वही सब चलता है यहाँ भी, बट थोड़ा सा अलग फॉर्म में। कैसे चलता है जरा यहाँ देखिए।
तो सबसे पहले आपके पास क्या आया इधर? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कौन सा है? जो कोर मनी है किसकी? शेयर होल्डर्स की। क्या क्या होती है इसके अंदर? शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? इसके अंदर इक्विटी भी इंक्लूड होती है, और प्रिफरेंस, प्रिफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये सब इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। ये डिटेल कहाँ दिखेगी आपको? नोट्स में दिखेगा। अभी देखा था ना ऊपर नोट्स, देखा था नोट्स, ये रहा। अगर मैंने शेयर कैपिटल बोला तो क्या क्या जोड़ा है? इक्विटी प्रेफरेंस दोनों जोड़ा है। कैसे? तो यहाँ नहीं दिखेगा ऊपर आपको, यहाँ तो सिर्फ क्या दिखेगा आपको? शेयर कैपिटल। इसके आगे इक्विटी प्रेफरेंस नहीं लिखना है आपने, ये सिर्फ समझाने के लिए। इसके आगे नहीं लिखना, यहाँ पे शेयर कैपिटल ही लिखना है। जो भी डिटेल लिखनी है वो आपको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, जब नीचे इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर टू बी प्लेस अगेंस्ट, क्या लिखा है? Schedule 3 of Companies Act 2013 prescribe that details of item in the balance sheet are to be given and notes to accounts and note number to be placed against the item in the balance sheet. नोट नंबर प्लेस किए जाएंगे, ये लिखा है। इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है जी। नोट्स टू अकाउंट कैसे बना? ये देखिए, जैसे ये बना, ये वाला, ये ये नोट्स टू अकाउंट्स ही बना हुआ है। यहाँ पर्टिकुलर होता है और करंट ईयर का अमाउंट होता है। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नोट्स टू अकाउंट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए जरा यहाँ पर। अब बारी आई आपके पास, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस। सारे के सारे रिजर्व्स, कंटीजेंसी रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सारे के सारे रिजर्व्स आपको यहाँ दिखेंगे। ठीक है जी। ये आपको मालूम, फ्री रिजर्व्स दिख रहे हैं सारे के सारे। और बहुत सारे रिजर्व्स भी होते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स भी होता है। ये जितने भी रिजर्व्स आपको दिखते हैं, ये जब हम थर्ड बुक पढ़ेंगे ना उसके पहले चैप्टर में आएगा बहुत डिटेल। यहाँ इतनी डिटेल नहीं आएगी क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में नहीं आता रिजर्व रिजर्व बहुत डिटेल में। अच्छा, अब आया क्या? मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है जी। मनी रिसीव, जग्गी भाई साहब अपने घर की डाइनिंग टेबल पे लेविश नाश्ता कर रहे थे। ठीक है। 5 किलो चिकन रखा था इनके सामने, 15 लीटर दूध रखा था इनके सामने, 20 अंडे को आमलेट बना के रखा हुआ था इनके सामने। ठीक है। और फ्रेश लेमन जूस 6 लीटर पड़ा हुआ था इनके सामने। भाई खा रहे थे, पी रहे थे आराम से, कुकड़ खा रहे थे। ठीक है। और क्या कहते हैं, सब कुछ खाने के बाद ½ किलो घी पीना है इन्होंने, वो भी रखा हुआ था। अचानक, अचानक इनके घर पे बेल बजती है, और बेल बजते ही अधिराज पुलिस की वर्दी में आता है। कहता है, मिस्टर मिस्टर जग्गी, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस की यूनिफॉर्म है मिस्टर, मतलब कोई नाटक नहीं चल रहा, रियलिटी है। मतलब वो पुलिस वाला बन गया। ये भाई साहब खूब मालदार बन गए नवाडा शहर के, और खा रहे हैं, जम के खा रहे हैं, अपना सेहत बना रहे हैं। जग्गी चिकन का टुकड़ा टांग चबाते हुए कहता है, वेयर इज द वारंट, वेयर इज द वारंट। अच्छा, ऐसे कहा के खिनाया करता है, कुकड़ खा के अलग करता है। अच्छा, ये जब कोई किसी को अरेस्ट करने आता है, टी फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्म में तो फिर बंदूकें तोपखाना बोलने लगता है, पूरी अमेरिकन के स्नाइपर घुसाते हूँ, इतनी गोली बारूद उनकी फिल्मों में खर्च होता है। तो वो वारंट की चीज बहुत ज्यादा बात आती है। वारंट, वेयर इज द वारंट, व्हाट इज वारंट, कैन एनीबॉडी टेल मी, एनीबॉडी उस। हाँ बिल्कुल, लीगल स्टडीज पढ़ने वाले बच्चे को ज्यादा अच्छे से पता है। हाँ, सर एक ऑथराइज परमिशन टू अरेस्ट। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? ऑनलाइन वाला क्या बोल रहा है? सर ऑथराइज परमिशन टू अरेस्ट समवन। हाँ, ऑथराइज परमिशन साइन बाय ऑफिसर नॉट लेटर देन, नॉट नॉट लोअर देन द पोस्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट। ठीक है। ये सिविल कोर्ट के जज हो जाते हैं, होते हैं ना, ये इनके थ्रू ऑर्डर आता है वो, और उस ऑर्डर के थ्रू आपको जज बोलता है कि भाई हाँ, आपको अरेस्ट किया जाएगा, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन में रखा जाएगा। ठीक है। और जब जब तक ये फिर अधिराज क्या करता है, अपनी अपने जेब से निकालता है, कहता है ये रहा। और भाई जगी के मुंह से चिकन का टुकड़ा जमीन पे गिर जाता है। कहता है हाथ तो धो लूं, कहता है नहीं भाई, हाथ तो तू अब जेल लॉकअप में धोएगा कल। घसीटता हुआ ले जाता है उसको। वारंट, हाउ डज दिस वारंट रेलेवेंट हियर इन दिस केस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका क्या मतलब है? आओ जरा समझते हैं, आओ जरा समझते हैं। मैंने आपको बताया था प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या बताया था आपको? प्राइवेट प्लेसमेंट, जब आप अपने शेयर इशू करते हैं किसको? बड़ी बड़ी कंपनीज को। एलआईसी को इशू कर दिया, या कोई मोटा इन्वेस्टर, मोटा इन्वेस्टर मतलब तोंद मोटी नहीं उसकी, फाइनेंशियली मोटा, फाइनेंशियली स्ट्रांग इन्वेस्टर, राकेश झुंझुनवाला टाइप का। और एक और बंदा है, मैं भूल गया उसका नाम। राकेश झुंझुनवाला तो लाइमलाइट में आ गया था, हर्षद मेहता भी लाइमलाइट में आ गया था, एक और नाम है।
हाँ, राधा कृष्ण दमानी, वो बड़ा साइलेंट बंदा है। और मेरे ख्याल से हर्षद मेहता को डुबाने में उसका पूरा पूरा हाथ था। ठीक है, हर्षद मेहता घोटाले भी कर गया, दुनिया से भी कट लिया, वो अभी तक जिंदा है, राधा कृष्ण दमानी। कभी उसने कॉन्फिल्ट्रेशन बिग बुल यानी कि हर्षद, उससे भी नहीं लिया था। किससे? हाँ, राकेश झुंझुनवाला से भी तूने पंगा नहीं लिया, अपना साइलेंटली काम करता चला गया। झुंझुनवाला भी चले गए झुंझुना बजाते हुए, राधा किशन दमानी अभी भी मार्केट में बहुत अच्छे से टिके हुए हैं। तो होता क्या है, तो मैं करता हूँ अपनी कंपनी के शेयर्स किसी बड़ी कंपनी को ऑफर कर रहा हूँ, या किसी बड़े इन्वेस्टर को ऑफर कर रहा हूँ, और मेरा इशू क्लोज होने वाला है, ठीक है, या मेरा इशू बाद में आएगा भी, तो सामने वाला मेरे साथ डील कर देता है कि भाई जब भी तेरा इशू आएगा तो ऐसा कर, तू मुझे 10 रुपए का शेयर है, क्या लेके जाएगा मार्केट में? मैंने कभी मैं 150 रुपए का प्राइस रखूंगा। कह रहा चल ठीक है यार, 150 रुपए प्राइस के हिसाब से तो मुझे आज ही दे दे। डील फाइनल कर ली। अभी तो मेरा इश्यू स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो मैंने अनाउंस ही नहीं करा, अभी मैंने एडवर्टाइज नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। लेकिन अगर मुझे अच्छी डील मिल रही है तो क्या परेशानी है? तो मैंने क्या कर दिया, 5 लाख 10 लाख शेयर अपने उसके नाम पे क्या कर दिए, इशू कर दिए। उस इशू प्राइस का जो मैं फ्यूचर में करूंगा होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं। अब वो बंदा मुझसे क्या करता है, 150 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1 लाख शेयर खरीद लेता है। 1.5 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए उसने मुझसे, खरीद लिए। बदले में मैं क्या दूंगा? बदले में मैं रिटर्न डॉक्यूमेंट दूंगा। वो रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? शेयर वारंट कहलाता है। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच शेयर्स आर टू बी डिलीवर्ड। ठीक है क्या? एट अ फ्यूचर डेट ऑन अ प्री डिटरमाइंड रेट। लिख लीजिए, शेयर वारंट क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच, व्हाट इज शेयर वारंट? शेयर वारंट क्या चीज है, देखिए, ये क्या है? शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट, इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच शेयर्स आर अलॉटेड टू अ स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड पर्सन या फर्म या कंपनी एट अ प्री डिटर प्री प्री डिटरमाइंड डेट एंड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। ये जब भी आप इशू करोगे शेयर्स, अलॉट करोगे, सबसे पहले इन्हें दोगे ना। लेकिन क्या आज जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो और आपने पैसा शेयर वारंट के अगेंस्ट ले लिया, लिख लिया इसको, आपने पैसा शेयर लिख लिया भाई, आपने पैसा शेयर वारंट के अगेंस्ट ले लिया, तो क्या शेयर कैपिटल के अंदर दिखा सकते हैं? शेयर कैपिटल के अंदर तो दिखा नहीं सकते क्योंकि शेयर अलॉट ही नहीं हुए हैं। लेकिन क्या हम इनकी एग्जिस्टेंस को नकार सकते हैं? पैसा ले लिया भाई, मना कर देंगे तो असली वारंट आ जाएगा हमारे नाम पे, फ्रॉड नहीं कहलाएगा। पैसा उसके बाद तो सर्टिफिकेट है ना, कंपनी की सील के साथ, कंपनी की सील के साथ सर्टिफिकेट दे चला आपको वो। तो ये क्या कहलाता है? मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट। ये देखो, देख लो इसको, a document against which shares are allotted to a specified person from a company at a predetermined date and a predetermined rate। और ये तय हो गया आपका, ठीक है जी। इसीलिए इसको शेयर होल्डर फंड के अंदर ही बोला जाता है। आज नहीं तो कल ये हमारे शेयर होल्डर बनेंगे बनेंगे, देर इज नो डाउट अबाउट इट। पैसा ले चुके हैं हम तो, और ये कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट में कर सकते हैं ऐसा हम। ठीक है जी, थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये कोर मतलब शेयर कैपिटल सरप्लस मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट, ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है। लेकिन ये सीयूटी में पूछा जा सकता है, ठीक है? नहीं बोलेंगे अनरिजर्व कैपिटल, बिल्कुल नहीं, अलग चीज है ये। ऐसे इशू हुआ ही नहीं। अरे इशू होने से पहले अनरिजर्व कैसे बोलेगी? इशू तो हुआ ही नहीं अभी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर शेयर कैपिटल। ये तो अभी होना ना होना बहुत बात की बात है। क्या बोले बताओ? अब आगे देखते हैं। हम मैं असली वारंट आ जाएगा डिनाई करोगी तो, फ्यूचर में अगर आप पैसा देने से मना करोगी ना इनको, या तो आपको उनके पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा भाई।
एक आदमी आपको 150 करोड़ रुपए दे रहा है, मान लो 1.5 करोड़ रुपए दे रहा है, लिखित प्रोडक्ट के साथ लेगा ना, कंपनी की सील के साथ देगा, और आप बाउंड है उसको शेयर इशू करने के लिए। आप मना, कल को आपका मन मुकर गया, नहीं जी, आपको मालूम है फिल्म स्टार जब फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अपनी डेट किसी के नाम पे कर देते हैं, उसको बैकअप करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया ना एक बार किसी के साथ, तो कोई फिल्म स्टार उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकता। पता नहीं मल्टीपल टाइम उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, हट नहीं सकते। कितने सारे फिल्म स्टार बोलते हैं हमें कई फिल्मों के ऑफर हुए थे, लेकिन हमने अपनी डेट्स किसी बेकार फिल्म के लिए दे दी थी, तो क्या करेंगे? उनके कैलेंडर में एक एक दिन उनका बिजी रहता है। ऐसे यहाँ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, यू कांट डिनाई, यू कांट गो बैक अगेंस्ट दैट। असली वारंट आपके नाम का खींच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज आ गई, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपने क्या करा, व्हाट यू हैव डन हियर, आपने आपका इशू क्लोजेस ऑन 30 अप्रैल 2026, ठीक है। बैलेंस शीट कब बन रही है? 31 मार्च। बैलेंस शीट बन रही है आपकी कब की? 31 मार्च 2026 की। इस दिन बैलेंस शीट बननी है, और आपका इशू क्लोज कब हो रहा है? 30 अप्रैल को क्लोज हो रहा है। अब जब तक इशू क्लोज नहीं होगा, एप्लीकेशन पैसा कितना वापस जाना है, कितना वापस जाना हमें पता नहीं है, इशू तो क्लोज हुआ ही नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, एप्लीकेशन तो ले ली थी, लेकिन अलॉटमेंट किया नहीं आपने। बैलेंस शीट बन रही है आपकी, बैलेंस शीट बन रही है तो क्या करोगे आप? उस पैसे को डिनाई तो कर नहीं सकते, उसकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी अगले फाइनेंशियल ईयर में होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में पैसे को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी मिल चुकी है, लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं किया। कितना रिफ्यूज करेंगे, कितना रिफंड करेंगे, कुछ नहीं पता अभी। तो आज नहीं तो कल वो मेरे शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा बताइए? आज या कल वो मेरी शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा, लेकिन मैं शेयर कैपिटल में तो नहीं डाल सकता ना इसे। क्या मैं इसे रिसीव अगेन वारंट बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। इसलिए इसे अलग हेडिंग में डालते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की। ठीक है जी। और ये भी जो है आपके सीबीएसई के सिलेबस का पार्ट नहीं है। सीबीएसई का सिलेबस का पार्ट ये नहीं है, ये वाला पार्ट। तो आई एम राइटिंग नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट दिस, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। तो जो आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए आएगी, अब वो, अब उसमें असली कंपोनेंट आने वाले हैं। कौन से वाले? नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। ध्यान होगा आपको, नॉन करंट करंट लायबिलिटी वाला पार्ट अभी बताया था आपके सामने, ये रहा। नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी अब आ गया। अभी तक तुम इस पे घूम रहे थे ना, शेयर होल्डर फंड क्या था उसके अंदर? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट। अभी याद हो जाएगी पूरी बैलेंस शीट, मनी रिसीव अगेन क्या, शेयर वारंट। और अब तुम्हें समझ में आएगा थर्ड बुक का सारा कंपोनेंट, जब मैं बैलेंस शीट बता दूंगा। क्या हमने क्या बोला? शेयर कैपिटल, उसके अंदर क्या है उसके बाद? रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट। अगला हेडिंग क्या आया? एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और तीसरे नंबर पे क्या आ गया आपके पास? ये क्या आ गया तीसरे नंबर पे? नॉन करंट लायबिलिटी। अब हम ध्यान से देखें कैसे याद रखना है। अगर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग याद रहेगा। ऊपर नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगी। एक साल के अंदर अंदर वाली, एक साल के ज्यादा वाली। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में अभी बताऊंगा मैं। अगर ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, इसके साथ हम किसे कंपेयर कर रहे हैं? ट्रेड पेबल, मतलब सिर्फ जानने के लिए, ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है तो ये अदर करंट लायबिलिटीज है। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। कितना आसान है याद रखना। सिर्फ इसको किनारे रख लीजिए आप, इस वाले को, इस वाले को भी किनारे रखते हैं। इसके साथ इसका आप थोड़ा कॉम्बिनेशन ध्यान रखेंगे। तो ऊपर क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो नीचे क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग। ऊपर क्या? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो नीचे क्या? अदर करंट लाइबिलिटी। अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मत बोलना, अदर करंट लाइबिलिटी बोलना, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगर लॉन्ग टर्म है तो क्या है? अदर करंट है। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। ऊपर अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो नीचे क्या है? ट्रेड पेबल की तरह से। तो इस तरह से याद रखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। क्या लिखा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हो गई लायबिलिटी साइड खत्म, खत्म लायबिलिटी साइड, ठीक है। आओ देखें जरा क्या था लायबिलिटी साइड के अंदर। सर सबसे, हाँ जी, सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अरे क्या मैं है? बताऊंगा, रुक जा भाई, बताऊंगा, अभी होल्ड कर, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मैं उस पर डिस्कशन लेके चलूंगा। डेफर्ड टैक्स भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन सीयूटी के लिए बता दूंगा अभी। अभी डेफर्ड टैक्स पे आऊंगा मैं।
पानी पी लीजिए, नींद आ रही है आपको। सबसे पहले क्या हुआ, इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहला पार्ट क्या बना, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आया, इक्विटी शेयर कैपिटल आई, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव शेयर होल्डर। दूसरा पार्ट एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा पार्ट नॉन करंट लायबिलिटी। चौथा पार्ट करंट लायबिलिटी। ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो नीचे शॉर्ट टर्म बोरिंग। ऊपर क्या था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नीचे ट्रेड पेबल। उधर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो नीचे अदर करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लायबिलिटी साइड इल्लेपो खत्म। कितना आसान था। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट आप बोलो है। अरे तुम किताब खोलो ना अपनी, 8.17 पेज, इट इज मेंशन देयर। मैं तो आपको सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे याद रखना है आपको। इतना डिटेल नहीं आती है, बट नाउ यू आर अवेयर कि आइटम क्या होते हैं। ये सब हम डिटेल में सीखेंगे थर्ड बुक में, अभी नहीं। अभी सिर्फ इनका जिक्र है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अलग अलग तरह से आती हैं। ये इसका इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में इसका कोई रोल नहीं है, ना ही इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में कोई रोल नहीं है। ये आएगी थर्ड बुक का पहला चैप्टर। पूरा 3 क्लास लगती है समझाने में, एक एक आइटम को खोद खोद के निकालते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, हल्का से मैं आपको झल के दिखा देता हूँ क्या होती है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, मान लिया जाए कि आपकी टैक्सेबल इनकम, आपकी मान लो 50 लाख थी। ठीक है जी। टैक्स का, टैक्स 30% था। हाउ मच यू हैव टू पे देन, 15 लाख टैक्स भर दिया आपने। टैक्स पेड, टैक्स पेड इज रुपीज 20 लाख। आपने टैक्स कितना भरा, 15 लाख का। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं आपको, कंपनी अपना टैक्स हमेशा एडवांस भरती है। तो ये क्या हो गया आपके पास, एडवांस टैक्स। ये आपके पास क्या हुई, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम 50 लाख आपने कर ली एक क्वार्टर की, मान लो। तो एडवांस टैक्स कितना भरा आपने, 15 लाख भर दिया 30% के हिसाब से, मान लिया मैं ले रहा हूँ हाइपोथेटिकली। करेक्ट, ऐसा हो गया। ये आप ऑलरेडी एडवांस टैक्स इतना भर चुके हैं, ठीक है। आपने क्या कर दिया, एडवांस टैक्स इतना भर दिया। अब हुआ क्या, अब आपका एक्चुअल टैक्स, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जब आपकी कैलकुलेट हुई तो वो 20 लाख रुपए की आ गई। और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी, मान लिया दूसरा केस बोल रहा हूँ, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो आपकी कैलकुलेट हुई वो मान लो कितने की आ गई, मान लो 10 लाख की आ गई। कंडीशन नंबर वन, आप ऑलरेडी 15 लाख का टैक्स भर चुके हो, भर चुके हो। अब आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 20 लाख की आई, 5 लाख आपको और भरना है, भरना है 5 लाख। अब सरकार उसके लिए आपको 9 महीने का टाइम देती है। गवर्नमेंट उसके लिए कॉर्पोरेट को 9 महीने का टाइम देती है कि भर लीजिए, आप 3 क्वार्टर का टाइम देती है, भर लीजिए। 3 क्वार्टर में मान लिया फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, अगले फाइनेंशियल ईयर में चला गया। तो अब क्या है मेरी लायबिलिटी तो है, बिकॉज माई फाइनेंशियल ईयर इज चेंज, सो इट इज डेफर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो क्या नाम दिया इसे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या बोले इसे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। समझे बात को। आपने ऑलरेडी टैक्स भर रखा 15 लाख का, आपकी टैक्स लायबिलिटी आई 20 लाख की, कितने का आपने एक्स्ट्रा बचे, 5 लाख भरना रह गया। लेकिन मीन वाइल आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। तो अब आपकी पेमेंट कहाँ चलेगी, अगले फाइनेंशियल ईयर में। क्या नाम दिया इसको, ये जो नेक्स्ट 5 लाख रुपीज जो हुआ, क्या नाम दिया उसको। अब भाई देखो, अब तुम्हें नींद आएगी तो मैं क्या करूं बताओ, बार बार बोल रहा हूं आपको मुंह धो के आइए, जबकि आ रही है आपको वहां पर। यार मेंटली अलर्ट होके चलिए, क्रूशियल कंसेप्ट चल रहे हैं। लेट मी कंप्लीट। टैक्स आपने ऑलरेडी, एडवांस टैक्स भरा आपने। कंपनीज टैक्स एडवांस भरती हैं। हम जैसे सैलरीज टैक्स पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं, मतलब हमारी इनकम के साथ साथ कटता चला जाता है। लेकिन कंपनी सारा टैक्स एडवांस भरती है। कोई भी कॉर्पोरेट होगा, इवन ओपीसी होगा, वो भी टैक्स एडवांस भरेगा। आपने अखबारों में देखा कि ये एडवांस टैक्स के नोट्स आते हैं। यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अभी दिखेगा आपको स्क्रीन पर।
ये तो एडवांस टैक्स की क्लासेस के बारे में आ रहा है, लेकिन ये इनका जैसे आप इनकम टैक्स का नोटिस दिख रहा है आपके पास, तो क्या करती है सरकार एडवांस टैक्स के, जैसे ये लिखा देखिए, पे योर एडवांस टैक्स बिफोर, दिख रहा है यहाँ पर, 15 जून से पहले भर दीजिए, 15 सितंबर से भर दीजिए, अमाउंट टू बी पेड इन एडवांस टैक्स, 15 जून से पहले 15%, 15 सितंबर से 45%, 15 दिसंबर से पहले 75%, 15 मार्च से पहले 100% टैक्स आप एडवांस भरेंगे। हर कंपनी को करना पड़ता है, एडवांस टैक्स भरती है वो। भाई कानून है, कॉर्पोरेट बहुत जबरदस्त कमाते हैं, सरकार का अपना तरीका काम करने का। एडवांस टैक्स का ड्यू चार्ट दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना आपके पास, जून 15। देखो सुन मेरी बात, अप्रैल मई और जून पहला क्वार्टर 15 जून से पहले भरेंगे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर भरेंगे, फिर क्या हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर कब भरेंगे, 15 दिसंबर को, और फिर जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर कब भरेंगे, 15 मार्च को। इसके बियॉन्ड जाएगा आपसे पेनल्टी पड़ जाएगी। एडवांस टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से भर दीजिए। अच्छा, अब कईयों के मन में है कि ज्यादा भर दिया कम भर दिया, इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा भर दिया कम भर दिया कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है, भर दिया ज्यादा भर दिया। आप क्या करेंगे फिर, टैक्स का रिटर्न भरेंगे, एडवांस होगा तो सरकार वापस देगी, कम होगा तो आप देंगे। अब अगर कम हो गया, अगर टैक्स भरा है तो डेफर्ड टैक्स कहलाएगा ना फिर। भाई क्वार्टर टू का है, क्वार्टर टू क्या हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर है, उससे 9 महीने का टाइम सरकार आपको देती है। तो जब 9 महीने गिनोगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा ना, टैक्स की पेमेंट क्या हो जाएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। इसी तरह से आपने टैक्स भरा 15 लाख का, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी कितने की है, 10 लाख, आपने 5 लाख सरकार को दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, सरकार से लेंगे ना वो पैसा वापस, ठीक है, सरकार कितने महीने का टाइम लेगी, 9 महीने का टाइम लगाएगी कम से कम। तो वो क्या कहलाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर यहाँ, ये क्या है आपके पास यहाँ पर, ये ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई, ऐसे ही नीचे क्या दिखेगा आपको यहाँ पर, इधर देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, इधर देखिए, दिख रहा है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। और नेट क्यों लिखा है, हो सकता है आपकी लायबिलिटी हो और आपको लेना भी हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नेट भेजेगा। मान लो पिछले सालों का आपको 15 लाख लेना बनता था और 10 लाख देना बनता है, तो उससे 5 लाख लेंगे आपसे अब। या मान लो 15 लाख देना बनता था, 20 लाख लेना बनता है, तब आपको 5 लाख नेट, नेट इसलिए शब्द आता है यहाँ पर। अब देखेंगे ऊपर भी नेट शब्द लिखा हुआ नेट। ऐसा नहीं होगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी दिखेगी लायबिलिटी भी दिखेगी, एक ही दिखेगा आपको। कम दिया तब का है, और उससे कम सरकार लेना कुछ नहीं है, ये लेना है तो उससे माइनस करके, ऐसा करके याद रहेगा। चलिए एसेट्स की तरफ, इज इट ओके विद यू डेफर्ड टैक्स का कंसेप्ट। भाई वो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा पूरा आपको ग्रेजुएशन में, अभी थोड़ी पढ़ोगे, सीए पढ़ोगे तब होगा। अरे मैं गरीब मास्टर क्या पढ़ा हूं, मुझे खुद नहीं आता। मैंने पढ़ा था जब मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था इनकम टैक्स पूरा, अब थोड़ी होगा, अब कोई रोल ही नहीं है उसका। मैनीक्योर मैनीक्योर, इधर चलते हैं, एसेट्स में आ जाते हैं। अब आप देखिए जरा इधर, यही हमारी बैलेंस शीट थी, ये वाली बैलेंस शीट, इसमें से क्या क्या पार्ट पढ़े हम लोगों ने, ये वाला, ये हिस्सा हमारा खत्म हो चला है, डेफर्ड ये लाइबिलिटी वाला हिस्सा हमारा खत्म हो चला है। अब हम एसेट्स में आ रहे हैं। एसेट्स में तामझाम है नहीं शेयर होल्डर फंड का, सीधा किससे शुरुआत होगी, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी से शुरुआत होगी। आ जाइए देखें जरा कैसे बनता है, इधर देखिए। बस एक बात होगी भाई, नॉन करंट एसेट्स में दो चीजें आपके पास आएंगी, ध्यान से समझना। नॉन करंट एसेट्स आपके पास यहाँ आया, इधर करंट एसेट्स आया, ठीक है जी। आपका कंपैरिजन जो शुरू होगा वो कहाँ से होगा, इसका इसके साथ होगा बस। ये ऊपर वाला एडिशनल है, कैसे, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएगा, जो टेंजिबल वाला पार्ट था उसको ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, एक ये, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। भाई नॉन करंट एसेट्स दो तरह के हो सकते हैं ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल की तीन कैटेगरी बना दी इन्होंने, या तो वो आपकी प्रॉपर्टी होगी,
ये आपका प्लांट होगा या क्या होगा, इक्विपमेंट होंगे। इससे ज्यादा क्या होगा। प्रॉपर्टी में लैंड वैंड सब कुछ आ गया, प्लांट में मशीनरी मशीनरी सब आ गई, इक्विपमेंट में आपके औजार मशीनें मशीनें सब आ गई। तीन कैटेगरी, पहले बहुत कैटेगरी होती थी, उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया कि आपकी टेंजिबल एसेट्स, यहाँ देखिए अभी बता रहा हूँ, रुक जाइए, यहाँ देखिए, ये जो है ना आपकी ये वाली एसेट्स में, ये दो तरह की बनती है ना, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ऐसा कर दिया। और फिर वैरायटी आ गई आपके पास। तो क्या किया इसने यहाँ पर, क्या किया पहले, नॉन करंट एसेट्स के दो टुकड़े बनाए। क्या बनाया, पहला टुकड़ा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरे को क्या बोला, इंटेंट। ये पहला वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा क्या चीज है, ये वाला टुकड़ा, ये वाला, दिस इज टेंजिबल, टेंजिबल। और ये दिख ही रहा है इंटेंजिबल। बोलो क्या बोल रहे थे। बेटा समझ, प्लांट मतलब स्टेबल, पावर जनरेशन प्लांट, सीमेंट प्लांट, वो तो बहुत बड़ी मशीन, प्लांट इटसेल्फ इज ए ह्यूज मशीनरी। इक्विपमेंट छोटे छोटे जनरेटर हो गए आपके, ट्रॉलियां हो गई आपकी, अब छोटे मोटे पिकअप ट्रक्स वगैरह हो गए, ये सब कहलाते हैं आपके। देखा हो ना वेयर हाउस में, एक ऐसा ट्रक होता है जो मंडल उठाता है फिर ट्रांसफर करता है, पुली वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज होती है, वो इक्विपमेंट कहलाते हैं। ठीक है, आपके प्लास पेचकस हथौड़े वगैरह सब उसी में आते हैं। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्या देख रहे हैं बेटा, वहां क्या देख रहे हैं, इधर देख लेना। अपना नोट को खोल के रखो, वहां निशान लगाते चले जाओ, वहां लिखते चलिए आप, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, ये एक मेजर हेडिंग है। अब इसको छोटी छोटी हेडिंग में बांटा। पहले को बोला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टेंजिबल हो गया, क्या हो गया ये, टेंजिबल हो गया। इंटेंजिबल को क्या बोला, इंटेंजिबल बोला। अब जरा समझिए, अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लांट या कोई मशीनरी जिसकी डील फाइनल नहीं हुई थी, ये जो कंस्ट्रक्शन के फेज में है, ठीक है, कैसे जरा देखिए, एक चीज दिखा रहा हूं आपको मैं अभी, तो नहीं चल रहा आज ये। अभी देखिएगा, क्या दिख रहा है आपके सामने ये, याद है किसी को ये मतलब नॉर्थ इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये वाली, इमेजेस में आ जाओ है, पता नहीं, गिन लेना, अभी देख लो कितने फ्लोर हैं। ये जो ऑनलाइन उन्हें दिख रहा है ये, कहाँ तक, अच्छा ठीक है। अभी आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला फ्लोर, ये फ्लोर, ये कितना हो चुका है, और कब से बन रहा है ये। अब मैं इसे क्या बोलूंगा, टेंजिबल बोलूंगा, टेंजिबल तो है, मेरी प्रॉपर्टी है। पर ये क्या है, बन चुकी है पूरी, नहीं बन चुकी ना, तो इसे क्या नाम देंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे इसे, क्यों बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बना थोड़ा ही है ये। अंडरस्टूड। इकोनॉमिक्स में स्ट्रक्चरल प्रोडक्शन जो होते हैं उन्हें कैपिटल गुड्स बोला जाता है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो आपकी जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, ये वाली प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नाम देंगे। अरे अगर आपका गुड्स मटेरियल रॉ कंडीशन में पड़ा तो वर्क इन प्रोग्रेस बोलते थे ना, इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो जो आपके पास ये आया देखिए यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आया आपके पास, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज व्हाट नाउ, कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लांट, कोई इक्विपमेंट, पता है मैं डांटूंगा, बार बार बोल दिया, अगर नींद आ रही है तो मुंह धो के आइए, पानी पीजिए, उसके बाद भी झपकियां गर्दन इधर उधर लुढ़क रही है। हम पढ़ते थे, हमें भी आती थी, लेकिन मुंह धो के आ जाते थे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर वर्क इन प्रोग्रेस की फेज में है तो क्या नाम देंगे उसे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स, आपने क्या कर दिया, कोई पेटेंट की डील साइन कर ली, आपने कोई फ्रेंचाइजी लेनी है, आपने फ्रेंचाइजी की डील फाइनल कर दी, फाइनल पैसा जाएगा अप्रैल 30 को, और बुक्स का क्लोजर 31 मार्च को। 5 करोड़ की डील है, 3 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ रह गया, तो जो 3 करोड़ दे दिया वो क्या कहलाएगा,
इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है। ए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, मेजर हेडिंग है। पहली हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरी है इंटेंजिबल एसेट्स। इसको बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इसको क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलप। ध्यान रहेगा। अब आ जाइए, ध्यान से देखिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऊपर, तो नीचे क्या, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जैसे ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स के साथ हमने किसको कंपेयर किया था, ट्रेड पेबल को, ऐसे हम किसे कंपेयर करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स के साथ। ध्यान से सुनना, इन्वेंट्रीज को और किसको करेंगे, डेफर्ड इन्वेंट्री को और किसको, ट्रेड रिसीवेबल्स को। ठीक है जी। और किसको करेंगे, कैश एंड कैश, इन तीन चीजों को इसके साथ कंपेयर करके चलेंगे। मतलब सिर्फ एसिमिलेशन है ये, और कुछ नहीं है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स तो क्या, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो नीचे क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऊपर अदर नॉन करंट एसेट्स, नीचे अदर करंट एसेट्स। योर बैलेंस शीट इज फिनिश्ड। दोबारा देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स। पहला हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर आया क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नीचे करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स के तीन हिस्सों में, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें डेटर और बीआर आते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं। ठीक है जी, ये वाली। इस इन्वेंट्री के अंदर देखो, फिनिश स्टॉक भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, और क्या आएगा, रॉ मटेरियल भी आएगा। ठीक है। और वो जो होता था ना, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आता है इसके अंदर, वो हम थर्ड बुक में पढ़ेंगे। थर्ड बुक में स्टोर्स एंड स्पेयर्स इसी के अंदर आता है, इन्वेंट्रीज के अंदर। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऊपर क्या, अदर नॉन करंट, नीचे अदर करंट एसेट्स। ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। रुक जाओ, पहले मुझे पूरा करने दो। आओ देखें, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी, नीचे एसेट्स। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर पहले शेयर होल्डर फंड, पहला कंपोनेंट शेयर कैपिटल, दूसरा कंपोनेंट सर, तीसरा कंपोनेंट मनी रिसीव्स अगेंस्ट क्या, शेयर वारंट। फिर नीचे नंबर 2 पे क्या आया, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है। फिर आया नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। और क्या आया, नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो नीचे शॉर्ट टर्म। ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, तो नीचे पेबल। ऊपर क्या था, अदर लॉन्ग टर्म, हाँ ऊपर, हाँ ऊपर क्या आया था, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नीचे करंट लायबिलिटी। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिनिश। एसेट्स के अंदर क्या आया था, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल। पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। फिर क्या आया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इन्वेंट, नहीं नहीं रुक जा, सीक्वेंस नहीं भूलना। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, अदर शॉर्ट टर्म, अदर करंट, नॉन करंट, नीचे अदर करंट। फिनिश, दैट्स योर बैलेंस शीट। बन गई, यही बैलेंस शीट होती है। सिंपल सा तरीका, 4-5 बार पढ़ोगे, सिमुलेशन के तरीके से पढ़ोगे, ये याद रहेगी। ठीक है। और ये याद रखना क्यों जरूरी है, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में कि सब हेड, मेजर हेड के क्वेश्चन आते हैं कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किस सब हेड और किस मेजर हेड के अंदर आएगा। लेकिन वो हम थर्ड चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे। अभी तो आपके पास क्या काम है, अब अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा, तो आपको सिर्फ कितना यूज होगा, कंपनी की बैलेंस शीट में आपके पास क्या यूज होगा, सिर्फ सिर्फ इतना यूज होगा, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये इतना हिस्सा यूज होना है, सिर्फ इतना कंपनी की बैलेंस शीट में। सिर्फ शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस भी नहीं आना। हद से ज्यादा अगर प्रीमियम आया तो वो यहाँ आएगा। ठीक है। और एसेट साइड का क्या आइटम यूज होगा, सिर्फ ये वाला आइटम, ये करंट एसेट्स के अंदर सिर्फ क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि पैसा तो बैंक में जाएगा ना, वो यहाँ दिखेगा, सिर्फ इतना होगा यूज। हद से ज्यादा अगर आपने मशीनरी, क्या आपने इश्यू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बिल्डिंग मशीनरी वगैरह खरीदने के बाद अगर आपने शेयर इशू कर दिए, तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला यूज होगा बस, उससे ज्यादा कुछ यूज ही नहीं होना। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये यूज होना है बैलेंस शीट बनाते समय। गॉट इट। तो ये थी आपकी क्या, बैलेंस शीट। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया था ना, कौन से वाला, कि बैलेंस शीट बना के देखना है। अभी हमने आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर क्वेश्चन में,
क्या दिखता था क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इधर देखिए क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पर, ये थे ना क्वेश्चन, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट अलॉन्ग विद नोट्स टू अकाउंट्स। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा नोट्स टू अकाउंट्स तो बनाना ही है। बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर उसने तो लिखा था प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, हम तो नहीं बना के आए नोट्स टू अकाउंट्स। अरे क्यों नहीं बना के आए भाई, आपको बताया था कि बैलेंस शीट का इंटीग्रल पार्ट है नोट्स टू अकाउंट्स। देखिए, अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन 5 नंबर का आया, ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने का 1 नंबर होगा, नोट्स टू अकाउंट्स के 4 नंबर होंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आया बैलेंस शीट का, 1 नंबर सिर्फ वो शेयर कैपिटल दिखाने का हो गया, आधा नंबर होगा। 3.5 नंबर, 3 नंबर किसके होंगे नीचे, नोट्स टू अकाउंट दिखाने के होंगे। फिर बाद में ना बोलना कि भाई हमें बताया नहीं, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट के क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स न भी बोला हो तो भी आपको दिखाना है। अब तुम लोगों ने डिवेंचर पढ़ा था, पढ़ा था, मैं कुछ लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर मैंने पढ़ा था समर वेकेशन में उनको, क्या लिखा था उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और फिर वो सब नोट्स में चले जाते थे। तो बैलेंस शीट क्या, इंटीग्रल पार्ट इश्यू ऑफ शेयर्स में। अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरा एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसमें पिछले 7-8 साल में बैलेंस शीट के जितने भी क्वेश्चन आए थे सब कंपाइल करके रखे हुए हैं। तो दूंगा वरना नहीं दूंगा, क्योंकि क्यों अननेसेसरी तुम लोगों को परेशान करना। भाई बर्डन तो बढ़ेगा कि एकेडमिक बर्डन होगा आपके ऊपर वो, बाकी तो काम चल ही जाएगा। तो जैसे पार्टनरशिप में मैंने हर क्वेश्चन में जनरल एंट्री करके दिखाई थी, तो मैं क्वेश्चन करूंगा कि मुश्किल क्वेश्चन की बैलेंस शीट कैसे बनती है आपको बना के दिखाऊंगा। बुक में बहुत आसान आसान है, ठीक है। तो मुश्किल किस तरह की बनती है मैं एक बार दिखा दूं आपको, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो। जैसे ये असाइनमेंट 3 हमारे पास है, ये असाइनमेंट 3 हमारे पास, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देखिए आप यहाँ पर, ये दिख रहे हैं क्वेश्चंस, ये तो मैंने कंडेंस कर रखे हैं, भर भर के क्वेश्चंस हैं। क्या लिखा है, एंट्रीज, प्रिपेयर कैश बुक, बैलेंस शीट भी बनाइए, ठीक है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, ठीक है। हिज शेयर फॉरवर्ड 50% ऑफ द बैलेंस शीट, इतनी तरह की बैलेंस शीट आपके सामने आएंगी। अब बोर्ड में ऐसी वाले आते हैं, और ये देखिए ये रहे सारे, 19 का 22 का क्वेश्चन पेपर है, 22 का क्वेश्चन उठा रखे हैं। इसमें मैं अभी 24 का 25 के भी डालूंगा इसमें मैं, ये तो पिछले साल में 24 के क्वेश्चन डाले हुए थे, ठीक है। ये लिख है, क्या चीज, बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाता है करंट असेट्स के अंदर, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। इन सब की बैलेंस शीट बनाएंगे, जहां जहां अगर जरूरत भी नहीं, मैं भारी से भारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको बना के दिखाऊंगा ताकि यू आर कंफर्टेबल इन दैट। ये दिख रहे हैं 12 केसेस एक क्वेश्चन के, मतलब 4 फीचर के बाद जब हम रीशू करते हैं तो कितने केसेस बनेंगे, वहां लिखा प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, ये सारे यहाँ पर, प्रिपेयर कैश बुक एंड द बैलेंस शीट, ये सारे कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें अभी देखो, मेरे ख्याल से 30 के करीब क्वेश्चन हैं, नहीं ज्यादा है, 35 हैं, और जुड़ जाएंगे इसमें। गेट रेडी फॉर द प्लेजर डूइंग दिस चैप्टर। तो बैलेंस शीट पर्पज था बनाने का, नेक्स्ट क्लास में हम जो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन उनको करेंगे, और ये प्रीमियम के छुटपुट क्वेश्चन हटा देंगे। देन विल मूव टू द असाइनमेंट नंबर 2, वहां हम कॉस्ट एंड एरियर, कॉस्ट एंड एडवांस की बात करेंगे, और उसको भी बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं वो भी बात करेंगे। तो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर मैंने इसलिए सिखाया कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आगे अब आए, हम क्या कर पाए उनको बैलेंस शीट के रेफरेंस से कर पाए। और पहले इस शीट के साथ करते चलेंगे तो बैलेंस शीट बनाना, पता है सबसे बड़ी ट्रेजेडी बच्चों के साथ होती है, चैप्टर पूरा हो जाता है उन्हें बैलेंस शीट बनाना नहीं आता, एंड सो सिंपल। आज तो याद होगी बैलेंस शीट पूरी, घर जाके देखना याद हो जाएगी आप। नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज योर इशू ऑफ शेयर, वो रेशो वेशो की क्वेश्चन वो रिकॉग्नाइज हो पाएंगे आपके। चलिए, विल वाइंड अप द क्लास टुडे।